तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अपन इसे मेनली डेफिनेशन, इटियोलॉजी और इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस और स्टेजेस पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी ग्लूकोमा, ठीक है, इन विच इंट्राओकुलर प्रेशर ऑकर्स राइज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। तो जो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो है उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी, तो एंगल क्लोज हो जाएगा। तो जो एंगल एंगल होता है ना, एंटीरियर चैम्बर का एंगल, वो क्लोज हो जाएगा। क्लोजर ऑफ नैरोअर एंगल टू ऑफ द एंटीरियर चैम्बर, जो नैरो एंगल है ना वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर जो नैरो एंगल है ना ये क्लोज हो जाएगा, पास में आ जाएगा। आयरिस जो है वो कॉर्निया के पास चला जाएगा, तो एंगल क्लोज हो जाएगा। जबकि एंगल ओपन ग्लूकोमा में क्या हुआ था कि ये जो नाली है यहाँ पर ट्रेबुलर मेश वर्क है, यहाँ पर कचरा फंस गया था, जिस वजह से जा नहीं पा रहा था। तो एंगल तो नॉर्मल था, इसमें एंगल में मतलब कि एबनॉर्मेलिटीज है, ठीक है। तो अब इटियोलॉजी में देखो, सबसे पहले प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है हाइपरमेट्रोपिक आई विथ शैलो एंटीरियर चैम्बर। तो हाइपरमेट्रोपिक आई हो और एंटीरियर चैम्बर शैलो हो, ठीक है। तो यही दिक्कत है, एंटीरियर चैम्बर शैलो नहीं होना चाहिए। आइज विथ नैरो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर विच मे बी ड्यू टू स्मॉल स्मॉल आई बॉल लार्ज साइज ऑफ लेंस, ठीक है। तो किसी भी रीजन से नैरो एंगल हो, स्मॉल आई बॉल हो, या फिर लार्ज साइज ऑफ लेंस हो। प्लेट्यू आइरिस मतलब आइरिस छोटी है तो नीचे से ब्रॉड होगी, तब भी एंगल छोटा हो जाएगा, ठीक है। जनरल फैक्टर क्या, एज भी रिस्पॉन्सिबल रहती है। जनरली फिफ्थ डिकेड ऑफ लाइफ में ये मेनली दिखती है डिजीज। सेक्स में फीमेल्स ज़्यादा प्रोन रहती है मेल्स के कंपैरिजन में। टाइप ऑफ पर्सनालिटी, जो कि नर्वस इंडिविजुअल रहते हैं, अनस्टेबल वेजोमीटर सिस्टम रहता है जिनका, उनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फैमिली हिस्ट्री में भी चलती है कि मतलब जिसको पहले है उसको हो सकती है, ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर थे, प्रीडिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर में एनाटॉमिकल फैक्टर, जनरल फैक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, कि किससे ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिम इल्यूमिनेशन मेनली क्या है कि यहाँ पर देखो कि ये जो आइरिस है ना, ये मतलब जब डिम लाइट होती है तो प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल डायलेट करती है। तो जो आइरिस है ना ये छोटे हो जाएंगे, तो आइरिस ये है नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर से मोटे होंगे ये। और मोटे होंगे तो मतलब ये आइरिस यहाँ से ब्रॉड हो जाएगा और कॉर्निया के पास जाएगा, तो जो एंगल है क्लोज हो जाएगा। तो जिस भी कंडीशन में अपनी प्यूपिल डायलेट होती है, तो उसमें क्या हो सकता है कि ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो किसमें डिम इल्यूमिनेशन, इमोशनल स्ट्रेस में भी, यूज ऑफ मिट्रियटिक्स ड्रग्स लाइक एट्रोपिन, साइक्लोपेंटेलोइड, ठीक है। तो इन सब में ये ग्लूकोमा जो है वो प्रेसिपिटेट कर सकता है और कंडीशन खराब हो सकती है और अटैक आ सकता है ग्लूकोमा का, ठीक है। अब बढ़ता क्यों है, मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। तो मैकेनिज्म में क्या है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मिड डायलेशन ऑफ प्यूपिल अकर। तो जो मिड डायलेशन है, प्यूपिल थोड़ी डायलेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ प्यूपिल पास में थी, यहाँ पर थोड़ी डायलेट हो गई, ठीक है। फिर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ अपोजिशन बिटवीन आइरिस एंड लेंस। तो जो यहाँ पर आइरिस और लेंस के बीच में गैप है ये थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आइरिस और लेंस के बीच में गैप कम हो जाएगा, तो यहाँ से जो एक्वस जा रहा था वो जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्यूपिल ब्लॉक। तो ये प्यूपिल ब्लॉक हो गई और इधर से जो एक्वस है यहाँ जा नहीं पा रहा है एंटीरियर चैम्बर में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिलेटिव प्यूपिल ब्लॉक। फिर क्या होगा, एक्वस कलेक्ट इन पोस्टीरियर चैम्बर एंड पुशेस आइरिस एंटीरियरली। तो ये आगे तो जा नहीं पा रहा है एक्वस, तो यहाँ पर ही आइरिस को पुश करेगा, ठीक है, ऐसे। तो आइरिस को पुश कर रहा है ये, ठीक है, एंटीरियर की तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं, आइरिस बॉम्बे, ठीक है। स्लोली द एपोजिशन लीड्स टू पेरीफेरल एंटीरियल साइनिकी। पेरीफेरल एंटीरियल साइनिकी मतलब कि जो आइरिस है आगे चल के ये कॉर्निया से टच हो जा रहा है, इतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है इस पर कि ये आगे चल के कॉर्निया से टच हो रहा है। तो ये जो एंगल है ये तो पूरी तरह क्लोज हो रहा। तो अब बिल्कुल भी जो एक्वस है ना वो ट्रेबिकुलर मेसवर्क से उसका आउटफ्लो नहीं हो पा रहा है, तो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। एक्वस जो है वो इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा और इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता जाएगा। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ठीक है। तो ये है इसकी मैकेनिज्म, सब यही स्टेप्स याद रखना, रिलेटिव पीपल ब्लॉक, आइरिस बॉम्बे और पेरीफेरल एंटीरियर साइनिकी, और आगे आखिरी में पेरीफेरल प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे इसके पैथोजेनेसिस। अब स्टेजेस पे आते हैं, इसकी 5 स्टेजेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्लिनिकली डिवाइड किया गया। ये ऐसी स्टेज नहीं है कि पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, कोई सी भी स्टेज आ सकती है। लेटेंट के बाद सीधे एक्यूट आ सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेटेंट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ठीक है। पहली है लेटेंट, दूसरी है सब एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, तीसरी है एक्यूट, चौथी है क्रॉनिक और पांचवी एब्सोल्यूट ग्लूकोमा, ठीक है। तो ये 5 स्टेजेस है, मेनली ध्यान से सुनना, और इनके सबके अलग अलग क्लिनिकल फीचर सबके ध्यान से सुनना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन लेटेंट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो लेटेंट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा को सस्पेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा सस्पेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या देखा गया, सबसे पहले सेलो एंटीरियर चैम्बर तो रहता ही है सब में, ठीक है, सेलो एंटीरियर चैम्बर रहेगा। इंटरमिटेंट अटैक ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर, है ना, इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होने के अटैक्स आएंगे, ठीक है। ट्रांजिएंट ब्लरिंग ऑफ विजन, कलर्ड हेलो अराउंड लाइट,
और माइल्ड हेडेक, ठीक है। तो ये थोड़े लाइट वाले सिम्टम्स हैं, मतलब थोड़े कम सिम्टम्स हैं, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर्स, इसमें मतलब कुछ सिम्टम्स नहीं देखेंगे, ये थोड़े बहुत ये देखे थे अपन को ऊपर। फिर साइंस में अपन अगर आई का एग्जामिनेशन करेंगे, स्लिट लैम्प करेंगे, तो अपन को इक्लिप्स साइन दिखेगा, वही मतलब कि इंडिकेट करता है कि एंटी एक्सियल एंटीरियर चैम्बर जो है उसकी डेप्थ कम है। गोनियोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें भी नैरो एंगल मिलेगा, ठीक है। फिर डायग्नोसिस अपन किसके बेसिस में बनाएंगे, एक तो क्लिनिकल साइंस के बेसिस पे, और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोवोकेटिव टेस्ट, ठीक है। तो ये जो है अलग से 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला टेस्ट होता है प्रोन डार्क रूम टेस्ट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर और बेस्ट फिजियोलॉजिकल प्रोवोकेटिव टेस्ट है। ये सस्पेक्ट्स जो केस होते हैं उनको उनका पता लगाने के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ करते नहीं है, इसमें सबसे पहले बेसलाइन इंट्राओकुलर प्रेशर पेशेंट का नाप लेते हैं और उसको डार्क रूम में 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, और उसको सोने को नहीं बोलते हैं कि जिससे कि पीपल डायलेटेड रहे, ठीक है। सोने नहीं देंगे उसको। फिर 1 घंटे जब वो रहेगा उस रूम में, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद अपन उसका इंट्राओकुलर प्रेशर मेजर करेंगे। तो अगर इंट्राओकुलर प्रेशर 8 मिलीमीटर ऑफ एच से बढ़ा हुआ मिला, 8 या 8 से ज़्यादा, तो अपन उसको डायग्नोस्टिक मतलब उसको डायग्नोस कर देंगे कि प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है इसको, ठीक है। दूसरा टेस्ट आता है मिडिएटिक प्रोवोकेटिव टेस्ट। जनरली ये नहीं करते हैं आज के टाइम पे, अपन यही करते हैं डार्क रूम प्रोसीजर, ठीक है। प्रोन डार्क रूम टेस्ट, ठीक है। ए पॉजिटिव प्रोवोकेटिव टेस्ट इंडिकेट्स दैट एंगल इज कैपेबल ऑफ स्पॉन्टेनियस क्लोजर। तो प्रोवोकेटिव टेस्ट क्या बताता है कि इसको प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर अब इसके ट्रीटमेंट में क्या होगा, ओपन एंगल ग्लूकोमा में मैश वर्क में दिक्कत थी तो ट्रेविकुलेक्टोमी कर रहे थे। यहाँ पर एंगल क्लोज हो रहा है तो अपन आयरिस आयरिस में दिक्कत तो आयरिडेक्टोमी करते हैं, ठीक है। आयरिस में छेद कर देते हैं, तो लेजर आयरोडोटोमी, सर्जिकल पेरिफेरल आयरिडेक्टोमी, ठीक है। तो ये करते हैं इसका ट्रीटमेंट। अब दूसरा आता है सब एक्यूट और इंटरमिटेंट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो सब एक्यूट जो लेटेंट है उससे थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होगा, जैसे इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर बिकम मोर फ्रिक्वेंट, उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी बढ़ने की। अटैक जो है वो 1 से 2 घंटे तक रह सकता है। माइल्ड हेडेक, कलर्ड हेलोस, ये तो उसमें भी थे और इसमें भी हैं, ठीक है। फिर किससे प्रेसिपिटेट होगा, फिजियोलॉजिकल मेट्रियासिस, मतलब कि जैसे डार्क इल्यूमिनेशन, वॉचिंग टेलीविजन, एंजाइटी, इन सब में पीपल डायलेट होती है, तो इस वजह से भी प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा प्रेसिपिटेट हो सकता है। फिजियोलॉजिकल शैलोइंग, जिसमें अपन सीधे अपन प्रोन पोजीशन पर लेटते हैं, तो उसमें भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले सिम्टम्स देखेंगे। तो सिम्टम्स में जब भी एपिसोड आता है वो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने का, तो क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले यूनिलैटरल ट्रांजिएंट ब्लरिंग ऑफ विजन। तो जिस भी आई में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है तो उसमें ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, कलर्ड हेलोस देखेंगे, हेडेक होगा, ब्रो एक होता है और आई एक होता है, ठीक है। दोनों आंख में भी दर्द देता है, सिर में भी दर्द देता है, ठीक है। तो जो इफेक्टेड साइड है वहाँ पर ये सब सिम्टम्स देखेंगे। साइंस में जनरली क्या आई वाइट मतलब होगी, ठीक है, एग्जामिनेशन करेंगे। और जितने भी साइंस थे ना अपने इक्लिप्स साइन वो सब अपन को जो लेटेंट में देखे थे वो इसमें भी देखेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट भी वही सेम है जो अपन ने उसमें किया था लेटेंट वाले में, सेम ही है, ठीक है। तो सब एक्यूट बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है, ज़्यादातर लेटेंट की जैसी चीज़ें हैं। फिर अब आते हैं एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज है एक्यूट। तो इसमें सिम्टम्स और ज़्यादा खतरनाक आएंगे, सब एक्यूट से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक आएंगे, ठीक है। तो जो इंट्राकुलर प्रेशर पहले जो बढ़ रहा था उसमें अटैक्स आ रहे थे, ये एकदम से बढ़ेगा, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा खतरनाक रहेगा। तो सिम्टम्स में क्या, सबसे पहले पेन होगा। टिपिकली एक्यूट अटैक इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन ऑनसेट ऑफ वेरी सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा, वेरी सीवियर पेन इन विच रेडिएट्स अलोंग द ब्रांचेस ऑफ फिफ्थ नर्व, ठीक है। जो फिफ्थ नर्व है उसकी जो ब्रांचेस हैं जो जो उसको सप्लाई करती है वहाँ पर भी पेन जाएगा, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग, प्रोस्ट्रेशंस होंगे, ठीक है। रेपिडली प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट ऑफ विजन, रेडनेस, फोटोफोबिया और लेक्राइमेशन, ये सारे सिम्टम्स देखेंगे। पास्ट हिस्ट्री में ये कि 5% जो केसेस होते हैं उनमें पहले सब एक्यूट जो अटैक, सब एक्यूट केसेस के अटैक है वो आ चुके होते हैं, फिर उसके बाद ये एक्यूट वाले के इसमें जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे इसके सिम्टम्स के। पेन देखेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, विजन लॉस हो जाएगा, मतलब इंपेयरमेंट ऑफ विजन, रेडनेस, फोटोफोबिया, ये सब देखेगा, ठीक है। तो एक्यूट अटैक में ये होता है, ये पूरी जो आई है ना ये से पूरी रेड हो जाती है, ठीक है। फिर साइंस में क्या, लिड एडिमा, जो लिड है वो उसमें सूजन आ जाएगी। सरकमसिलियरी कंजेशन, जो सरकमसिलियरी कंजेशन के वो कॉर्निया के चारों तरफ पूरा कंजेशन देखेगा, ठीक है। मिड डायलेटेड वर्टिकली ओवल प्यूपिल, कॉर्नियल एडिमा देखेगा, शैलो एंटीरियर चैम्बर, और जो इंट्राओकुलर प्रेशर वो बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये देखो कॉर्निया जो है वो इडीमेटस भी है और हेज दिख रहा है उसमें, प्यूपिल डायलेट है और रेड आई दिख रही है यहाँ से, ठीक है। तो ये है एक्यूट अटैक ऑफ जो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा आता है, तो उसमें कैसी आई दिखती है, तो वो है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसको डायग्नोस करेंगे। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस के क्लिनिकल फीचर से बनाएंगे, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट मेडिकल में अपन इसको एसिटाजोलामाइड, हाइपरऑस्मोटिक एजेंट, 2% पाइलोकार्पिन, एनाल्जेसिक, ये सब दे सकते हैं, वही उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सर्जिकल में
इफ़ पेरिफेरल एंटीरियर साइनिक की प्रेजेंट होगी तो अपन पेरिफेरल आयरिडेक्टोमी करते हैं, अगर एंगल 50% से कम है, और 50% से एंगल ज़्यादा है तो ट्रेबेकुलेक्टोमी करते हैं, ठीक है। क्योंकि एंगल ज़्यादा हो चुका है तो अपन को ट्रेबेकुलर मेसवर्क से ही अपन को बाईपास करना पड़ेगा उसको। फिर नेक्स्ट आता है क्रॉनिक प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। इसमें क्या है कि पास्ट एक्यूट अटैक, जो एक्यूट अटैक है बहुत बार आ चुके हैं, बहुत टाइम से हैं, 3 महीने से ज़्यादा ही मान लें, तो क्रोनिक हो जाएगी वो डिसीज़, ठीक है। तो वो जितने भी सिम्टम्स हैं सारे सेम रहते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा की बात करें, जितने भी इसके साइन एंड सिम्टम्स है ओपन एंगल ग्लूकोमा के जैसे रहेंगे। बस इसमें क्या रहेगा कि जो एंगल है वो नैरो रहेगा, ठीक है। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा रहता है, और आई बॉल रिमेन वाइट, नो कंजेशन एंड पेनलेस रहती है, क्योंकि अब बहुत वो अटैक हो चुका है तो आई बॉल जो है अब वो खत्म होने की तरफ आ गई, मतलब वो डिस्ट्रॉय होने लगी। ऑप्टिक डिस्क में सो ग्लोकोमेटस कपिंग, विजुअल फील्ड इफेक्ट सिमिलर टू प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो जो विजुअल फील्ड इफेक्ट अपन ने देखे थे ना, वो सिडेल स्कोटोमा, वो सब इसमें भी देखेंगे, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट क्या, लेजर आयरोडेक्टोमी, ट्रेबेकुलेक्टोमी, यही 2 ट्रीटमेंट है जो मेनली करते हैं। फिर अब नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। अब पूरी तरह आंख डैमेज हो चुकी है, ठीक है। अब अगर इसको क्रॉनिक फेज को ट्रीट नहीं किया तो उसके बाद ये चली जाएगी एब्सोल्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पेनफुल ब्लाइंड आई, पूरी तरह से आई खराब हो गई, कॉर्निया बिकम हेजी, एंटीरियर चैम्बर वेरी शैलो, आइरिस बिकम एट्रोफिक, ऑप्टिक डिस्क सो ग्लोकोमेटस, ऑप्टिक एट्रोफी, ऑप्टिक डिस्क भी खराब पूरी, इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आई बॉल जो है वो स्टोनी हार्ड हो जाएगी एकदम। तो इसमें क्या होगी, आंख पूरी तरह खराबी हो चुकी है, तो इसमें क्या करेंगे, रेट्रोबल्बर एल्कोहल इंजेक्शन देंगे, जिससे कि वो पूरी तरह नर्व को डैमेज कर दे और पेन खत्म हो जाए। डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्रेटरी सिलरी एपिथेलियम टू लोअर द इंट्राओकुलर प्रेशर में बी कैरिड आउट बाई साइक्लोक्रायोथेरेपी। तो अपन साइक्लोक्रायोथेरेपी क्यों दे रहे हैं कि जो सिलेरी एपिथेलियम है वो डैमेज कर दें, जिस वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाए। एनिकुलेशन ऑफ आईबॉल, फाइनली क्या करते हैं, अपन को आईबॉल को निकालना पड़ेगा अगर पेन रिलीफ नहीं हो रहा है, ये ऊपर वाले 2 ट्रीटमेंट से, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है अगर बहुत दिन तक उसको ट्रीट नहीं किया गया इसको भी, तो कॉर्नियल अल्सरेशन, स्टिफाइलोमा फॉर्मेशन और एट्रोफिक बल्बाई हो सकता है, ठीक है। सिलेरी बॉडी डिजेनरेट हो जाएगी, इंट्राओकुलर प्रेशर कम होगा और आईबॉल पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में, सॉरी प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में काफ़ी बार पूछा गया है, ये आ सकता है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू।